सुबह सुबह के चिली पटेटो। मैं तो मेरे सोनू को सुबह नाश्ते में पराठे बनाकर ही देती हूँ, वो भी देशी घी के। थोड़े नखरे करता है खाने में, पर बाद में उसे खाना ही पड़ता है। अब उल्टी सीधी चीजें खिलाकर बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। आजकल बाहर के खाने से तो भगवान ही बचाए, पता नहीं क्या क्या डालते हैं खाने में। मेरी मायरा को तो मैं दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट सलाद बस यही सब खाने देती हूँ। हाय, तुम्हारे बच्चे आसानी से ये सब खा लेते हैं। मेरा गोलू तो बड़ी जिद करता है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उसे हेल्दी नाश्ता कराने में। हमें ही अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा ना। वो तो बच्चे हैं, जिद करेंगे, पर उनकी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। हम उन्हें ऐसी वैसी चीज खाने नहीं दे सकते। हाँ, सही कहा तुमने। हम मम्मियाँ अपने बच्चों को बस घर का बना खाना ही खिलाएंगी। अंजलि, गोलू चाहे जितनी भी जिद करे, तुम कमजोर मत पड़ना। तुम्हें उसे हेल्दी खाना ही खिलाना है। हाँ लेडीज, हम अपने बच्चों को कभी बिगड़ने नहीं देंगे। चलो अब मैं चलती हूँ, गोलू को होमवर्क भी कराना है। हाँ, मैं भी जाती हूँ घर। बातों बातों में टाइम का तो पता ही नहीं चला। अंजलि, सिमरन और रिदिमा को हमेशा ही अपने बच्चों की चिंता लगी रहती। जब भी मिलती बस इसी बात पर डिस्कस करती कि बच्चों को कैसे हेल्दी चीजें खिलाएं ताकि बच्चे हेल्दी रहें। ये सिर्फ रिदिमा, अंजलि और सिमरन की बात नहीं थी। ये चिंता तो हर माँ करती है अपने बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं ये लोग अपने बच्चों को अनहेल्दी खाना खाने से कितना रोक पाती हैं। अगले दिन सुबह रिदिमा सोनू के पीछे पराठे की प्लेट लेकर भाग रही थी। सोनू बेटा, सुन तो, पराठे बहुत टेस्टी बने हैं, खा कर तो देख, मैंने इस पर व्हाइट मक्खन भी लगाया है। नहीं मम्मा, मैं पराठे खा खा कर बोर हो गया हूँ, मुझे नहीं खाने आपके पराठे। मुझे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाओ तभी खाऊंगा। सोनू बेटा, जिद नहीं करते, नाश्ता हेल्दी होना चाहिए, उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी चाहिए। आओ ना बेटा, थोड़ा सा खा लो। मम्मा प्लीज, कभी तो मेरी पसंद का खिला दो। इधर रिदिमा नाश्ता लेकर भाग रही थी, तो उधर सिमरन की भी मायरा के साथ यही खींचातानी चल रही थी। मम्मी, आपने कल कहा था ना कि आज ये दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लो, कल मैं तुम्हें कुछ तुम्हारी पसंद का खिलाती हूँ। तो फिर आज ये सैंडविच क्यों बना ली? मैं नहीं खाऊंगी। बेटा देखो ना, आज तो मैंने दूध कॉर्नफ्लेक्स दिया ही नहीं। मैंने तो आज मेरी गुड़िया के लिए सैंडविच बनाया है, देखो कितना यम्मी है। कुछ यम्मी नहीं है, ना इसमें चीज है ना सॉस, बस ढेर सारी सब्जियां डाल दी है। मम्मा, आप ही खा लो ये आपकी सैंडविच। अरे मायरा बेटा, सुन तो। गोलू को भी आज नाश्ता नहीं करना था और अंजलि उसे मना रही थी। गोलू, तू गुड बॉय है, अभी पूरा नाश्ता फिनिश कर लेगा, है ना बच्चा? नहीं मम्मा, अब आपके ये सब बहाने नहीं चलेंगे, मुझे नहीं खाना ये ओट्स उपमा। चलो ना मम्मा, आज रेस्टोरेंट जाकर नाश्ता करेंगे। अरे नहीं बेटा, मम्मा को घर पे काम है, हम बाद में कभी चलेंगे, अभी ये नाश्ता कर लो प्लीज। अच्छा, मैं आंखें बंद करके 10 तक काउंट करती हूँ, तुम अपना नाश्ता फिनिश कर लेना। अभी अंजलि ने आंखें बंद करके काउंटिंग शुरू ही की थी कि बाहर से आवाज आई, चिली पटेटो। अरे वाह, आज तो हमारे मोहल्ले में चिली पटेटो वाला आया है, आज तो यही नाश्ता करूंगा। मम्मा, मैं जा रही हूँ बाहर, कोई ठेले वाला आया है, कुछ टेस्टी सा लेकर। वाह, आज तो मजा आ गया। मम्मी, मैं तो चला चिली पटेटो खाने, बाय। सारे बच्चे चिली पटेटो की आवाज सुनकर ठेले वाले बिरजू के पास भागे चले आए। आज मोहल्ले में पहली बार चिली पटेटो वाला आया था। अंकल अंकल, चिली पटेटो देना एक प्लेट। हाँ बिटिया, ई लियो,
एकदम करारे करारे चटपटे चिली पटेटो। एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। सोनू, तू भी खाना, चिली पटेटो बहुत यमी है। अरे, एक प्लेट खाने से कुछ नहीं होगा। हाँ सोनू बेटा, गर्मा गर्म तीखे चटाकेदार है, खाते ही दिल खुश हो जाएगा। हाँ, मैं भी खाऊंगा अंकल, मुझे भी दीजिए। मम्मी ने पराठे खिला खिला कर परेशान कर दिया है। हाँ सोनू, मम्मी ये सब खिलाती ही नहीं, आज तो मजे से खाऊंगा। अंकल, मुझे भी देना चिली पटेटो। सभी बच्चे बाहर ठेले पर चिली पटेटो खाने लगे। उधर बच्चों को घर में ना देखकर मम्मियां भी बाहर आई और उन्होंने देखा बच्चे मजे से चिली पटेटो खा रहे हैं। ये देखो, बच्चे यहाँ मजे से ठेले पर चिली पटेटो खा रहे हैं और वहाँ घर का नाश्ता ऐसे ही टेबल पर पड़ा है। ओहो, पता नहीं किस तेल में ये चिली पटेटो बनता होगा। सुना है ये लोग इसमें अजीनोमोटो भी डालते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। गोलू, चलो घर के अंदर और आगे से ये सब मत खाना। और बिरजू, तुम सुबह सुबह हमारे मोहल्ले में मत आया करो, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब बाऊजी, ये तो हमार धंधा है, कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे, इसलिए हम तो बेचने आएंगे ही। अब जिसे खाना है खाए, जिसे ना खाना हो ना खाए, हम कौनों से जबरदस्ती करे है का? वैसे आप चाहो तो आप भी खाई लो हमार चटपटे चिली पटेटोज। हाँ मम्मी, आप भी खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। अंकल, कल भी आना आप। मुझे नहीं खाना ये सब, तुम अब अंदर चलो, चलो चुपचाप। मायना, तुम भी आओ, चलो, ये सब मत खाया करो, चलो। सोनू, तुम्हें अलग से कहना होगा क्या? सुना नहीं? अंदर चलो। हम कल फिर आएंगे बिटवा, गर्मा गर्म चिली पटेटो लेकर। रिधिमा, अंजलि और सिमरन अपने बच्चों को घर में लेकर चली गई। उन्हें अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत समझाया, पर अगले दिन फिर जैसे ही बिरजू की आवाज आई, बच्चे भागकर चिली पटेटो खाने पहुंच गए। कोई अपने पापा से पैसे लेकर आया था, तो किसी ने अपने दादी को पटाया था। आओ आओ आओ, गर्मा गर्म चिली पटेटो ले लो। अंकल, हम सबके लिए एक एक प्लेट चिली पटेटो दे दीजिए। आपके चिली पटेटो बहुत यमी होते हैं। मम्मी देखे इसके पहले जल्दी से खा लेता है, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ, मम्मी ने आज मेरे लिए स्प्राउट्स चाट बनाई है, मुझे नहीं अच्छी लगती स्प्राउट्स चाट, मुझे तो ये चिली पटेटो ही खाने हैं। हाँ, मम्मी खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं बनाती, जब देखो तब हर चीज में बस सब्जियां ही सब्जियां। उफ, मैं तो बोर हो गई। हाँ, सही कहा, आज मम्मी ने मेरे लिए पिज्जा बनाया है, लेकिन उसमें ना चीज है, ना शेजवान सॉस और ना ही सीजनिंग, बस है तो सब्जियां। मुझे नहीं खाना ऐसा पिज्जा। अभी बच्चे चिली पटेटो खाते हुए बातें ही कर रहे थे कि घर में बच्चों को ना पाकर मम्मियां बाहर आ गईं और देखा बच्चे फिर से चिली पटेटो खा रहे हैं। वे फिर बहुत परेशान हो गई। अब ये रोज का हो गया था। घर में मम्मी जितना हेल्दी नाश्ता बनाती, बच्चे उसे छोड़कर रोज सुबह सुबह चिली पटेटो ही खाते। रोज घर का नाश्ता बेकार जा रहा था। तभी सारी मम्मियां बात करती हैं। ये बच्चे आजकल रोज चिली पटेटो खा रहे हैं। सुबह सुबह चिली पटेटो वाला आ जाता है और बच्चे घर का नाश्ता छोड़कर भागे चले जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। मुझे लगता है हमने बच्चों पर कुछ ज्यादा ही कड़ाई कर दी है। अब बच्चों को घर में टेस्टी नहीं लग रहा खाना, इसीलिए वो बाहर भाग रहे हैं।
और ये बिरजू मुआ पता नहीं चिली पटेटो में क्या क्या मिलाता होगा। कल तो मायरा का हल्का पेट दर्द भी हो रहा था। हाँ, बात तो सही है। मेरे पास एक तरीका है। क्यों ना हम बच्चों को घर में ही चिली पटेटो और बाकी चीजें बनाकर खिलाएं। इससे वो बाहर खाना छोड़ देंगे। हाँ, पर ये सब हेल्दी तो नहीं होता ना, चाहे घर पर ही बनाओ। अब पराठे जितना हेल्दी तो नहीं होगा। अरे पर बाहर किसी भी तेल में बनी हुई अजीनोमोटो डाली हुई चीज खा रहे हैं, उससे तो अच्छा है ना हम घर में उन्हें शुद्ध देसी घी में बनी हुई चीजें खिलाएं, जिसमें हम सोच समझकर सामान डालेंगे जो बच्चों के लिए अच्छा हो। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही कह रही हूँ। हम उसमें अच्छी अच्छी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं। हाँ, तो फिर तय रहा। कल से हम बच्चों को नूडल्स, चिली पटेटो, पिज्जा ये सब घर पर बनाकर खिलाएंगे, ताकि बच्चे की हेल्थ सही रहे और उस बिरजू के सुबह सुबह के चिली पटेटो बच्चे ना खाएं। अगले दिन रिद्धिमा, अंजलि और सिमरन ने अपने बच्चों के लिए चिली पटेटो घर पर बनाए और बच्चों को आवाज दी, सोनू देखो आज मैंने क्या बनाया है। और क्या, पराठे बनाए होंगे, पर मैं नहीं खाने वाला। अभी बिरजू अंकल आते ही होंगे, मैं तो चिली पटेटो ही खाऊंगा। अरे सोनू बेटा, देखो तो सही, मैंने तुम्हारे लिए चिली पटेटो ही बनाया है। एक बार टेस्ट करके तो देखो। अब सोनू ने रिद्धिमा के लिए बनाए चिली पटेटो टेस्ट किए। वाओ मम्मी, ये तो बहुत अच्छा बना है। आज तो मैं आपके बनाए ही चिली पटेटो खाऊंगा। मारा बेटा, देखो ना, मम्मा ने आपके लिए चिली पटेटो बनाए हैं। क्या, चिली पटेटो? मम्मा, आपने बनाए हैं? आपको बनाने आते हैं चिली पटेटो? हाँ बेटा, आते हैं। और अगर नहीं भी आता होता ना, तो मैं अपनी बच्ची के लिए जरूर सीख लेती। चलो खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाओ मम्मी, ये तो सुपर डुपर हिट है। मुझे तो आपके हाथों के बने ही चिली पटेटो खाने हैं अब से। गोलू गोलू बेटा, बताओ ये क्या चीज की खुशबू आ रही है? मम्मा, ये तो चिली पटेटो की खुशबू है। आपने चिली पटेटो बनाया है? हाँ बेटा, आज मैंने चिली पटेटो बनाया है। अब तुम उस ठेले वाले के हाथ के चिली पटेटो खाते हो ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। उससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए अच्छा वाला चिली पटेटो बनाया है। मम्मी, ये तो बहुत यमी है, बिरजू अंकल से भी अच्छा बना है। मम्मी, अब जब भी मुझे चिली पटेटो खाने का मन करेगा ना, तो आप ही मेरे लिए बना देना। जरूर बेटा, अब से तुम्हें जो भी पसंद होगा मैं तुम्हें घर पर बनाकर दूंगी। अब रिद्धिमा, अंजलि, सिमरन रोज बच्चों को उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर देती, जो कि टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी होता। बच्चे भी अब घर का खाना पसंद करने लगे थे और बिरजू भैया के सुबह सुबह के चिली पटेटो की छुट्टी हो चुकी थी। सीता मल्होत्रा परिवार की सबसे छोटी बहू थी। उसकी दो बड़ी जिठानियां पहले से ही घर में थी और पूरे घर पर अपनी धाक जमाकर बैठी हुई थी। यूं तो मल्होत्रा परिवार की मुखिया यानी कि बबीता देवी बेहद शांत और सौम्य महिला थी, लेकिन कहते हैं ना, जिस परिवार में सास अच्छी हो वहां बहू खराब होती है, और जहां बहू अच्छी हो वहां सास। कुछ ऐसी ही कहानी थी इस परिवार की। बबीता देवी जितनी शांत और सौम्य थी, बड़ी बहू इंदु उतनी ही तेज तर्रार स्वभाव की थी। यूं तो मझली बहू बिंदु भी बहुत सीधी सादी नहीं थी, लेकिन फिर भी चालाकी के मामले में इंदु के सामने परिवार में कोई नहीं टिकता था। अपनी चालबाजियों और तेज स्वभाव के कारण वो सास के अलावा अपनी दोनों देवरानियों का भी जीना मुश्किल किए रहती। मम्मी जी, कल मेरे मायके से सावन का सिंदारा लेकर मेरा भाई आने वाला है। देख लो आप, मेरी शादी को चाहे जितने भी साल हो गए, लेकिन देने लेने में मेरे मायके वाले आज भी सबसे आगे ही रहते हैं।
कहाँ आपकी छोटी बहू है और कहाँ मैं। अरे बेटा, लेने देने से क्या होता है, उनकी खुशी है इसलिए वो तुम्हारे लिए ये सब सामान लेकर आते हैं। बाकी हमारी तरफ से ना तुम्हारे ऊपर ना तुम्हारे मायके वालों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव है। इन छोटी छोटी बातों में ना अपना दिमाग मत लगाया करो। अरे अच्छा सोचो और खुशी खुशी अपनी देवरानियों के साथ मिलजुल कर रहा करो। हाँ हाँ माँ जी, आपकी तो मेरी तारीफ करने में वैसे भी जुबान जलती है, अपनी जुबान से कहाँ आप मेरी तारीफ करोगी। 2-3 दिन के बाद। अरे बिंदु, अब तो तीज भी आने वाली है। नई पुरानी सब बहू के घर से सावन का सिंधारा आ गया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई है जिसके मायके वालों ने सिंधारा भेजना तो दूर, एक जली हुई गुजिया तक नहीं भेजी। अरे भाई, ऐसी भी क्या दुश्मनी बेटी से कि पहला सावन ही ऐसा सूखा सूखा बिता दिया। अरे भाभी, आप कहीं सीता के बारे में तो बात नहीं कर रही हो? हाँ, मैंने सुना है जब से इसकी शादी हुई है ना, इसके मायके वाले फ़ोन तक नहीं करते। इसको सिंधारा तो क्या ही भेजेंगे। दोनों जिठानियां सीता को जली भुनी बातें सुना रही थी। इतने में सास बबीता वहां आ जाती है। अरे कोई ज़रूरी है क्या कि हर कोई तुम्हारे भाइयों की तरह खाली ही घूम रहा हो? इसका भाई तीज पर आएगा ना इसे लेने, तभी सिंधारा दे जाएगा। तुम दोनों जाओ, जाकर अपना काम करो, उसे परेशान मत करो। अरे मैं तुमसे कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर समय उसकी टांग खींचती रहो। सास ने डांट कर दोनों बड़ी बहुओं को वहां से हटा दिया। अरे बेटा, इनकी बातों को ना ज़्यादा दिल पर मत लेना, इनकी तो आदत ही खराब है। जब तक 2-4 बातें इधर उधर ना कर ले, इनको खाना ही नहीं पचता। तो छोड़, जाकर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर ले, सुबह से काम में लगी हुई है बेटा। सास की बात सुनकर सीता अपने कमरे में चली जाती है। जब भी जेठानियां इंदु और बिंदु सीता से उसके मायके के बारे में बात करती, सीता के चेहरे की हवाइयां से उठ जाती, जिसे देखकर दोनों जेठानियों ने भाप लिया था कि सीता के मायके में जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात है जिसके कारण उनका नाम आते ही ये एकदम चुप हो जाती है। बस इसी बात का दोनों देवरानी जेठानी भरपूर फायदा उठा रही थी। जानबूझकर घुमा फिरा कर बात मायके जाने या मायके से कोई सामान आने पर अटका देती और फिर छोटी देवरानी के चेहरे पर आती घबराहट को देखकर उसके मजे लेती। आप ठीक ही कह रही थी भाभी। अरे भाई, अब तो तीज में भी 2 दिन ही बचे। पता नहीं कोई आने वाला भी है या ऐसे ही रह जाएगी ससुराल में। अरे पता नहीं कैसे मायके वाले हैं इसके। पहले सावन में मैं तो पूरे 1.25 महीने के लिए अपने मायके गई थी। ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो पहले सावन में अपनी बेटी को घर बुलाने के लिए ना कहे। मायके वालों को तो पहले से इंतजार रहता है कि कब उनकी बेटी आए, उनके साथ रहे और समय बिताए। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी आप। और पहले ही साल क्यों, मैं तो अभी भी जाऊंगी और पूरे 10 दिन रुक कर आऊंगी अपने मायके। मेरी मम्मी तो कब से कह रही है सावन आ गया तो घर कब आएगी। हाँ हाँ, तीज पर तो मैं भी जाने वाली हूँ। वो बच्चों के थोड़े एग्जाम्स है ना, इसलिए ज़्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगी, लेकिन त्योहार के लिए तो जाऊंगी भाई। अरे भाभी, सावन में तीज पर मायके जाने का मतलब क्या होता है? ये तो हम शादीशुदा औरतों को ही पता होता है। मायके जाओ, हरी हरी चूड़ियाँ पहनो, मेहंदी लगाओ, मायके में भाई भाभी के साथ पकवान खाओ, उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। कितनी रौनक होती है तीज वाले दिन घर में। और आपको पता है मेरी मम्मी तो स्पेशल झूला डलवाती है हम लोगों के लिए। हम तीनों बहनें खूब झूलती है, उसमें बहुत मज़ा आता है। मैं तो सच में पूरे साल इंतज़ार करती हूँ कि कब सावन आए और हम सब बहनें मिलकर मायके में तीज मनाएं। ये तो तूने बिल्कुल सही बात कही, मेरे दिल की बात कह दी तूने। इस बार तो मैंने भाभी से कहा है कि मेहंदी आर्टिस्ट को घर पर ही बुला ले। मैं तो खूब जम के मेहंदी लगवाने वाली हूँ। वैसे भी मुझे मेहंदी लगवाने का बहुत शौक है। तीज के दिन तो हरी साड़ी पहनकर मेहंदी लगवाने का मज़ा ही कुछ और होता है। दोनों देवरानी जिठानी जानबूझकर सीता के सामने बैठकर ये सारी बातें कर रही थी, जिसे सुनकर सीता की आंखें भीगने लगी थी। जब सीता से जेठानियों की बातें सुनी नहीं गई तो वो उठकर अपने कमरे में आ गई। भाभी, सावन का महीना है। मेरे ससुराल में रिवाज है कि पहला सावन बहू अपने मायके में ही बिताती है। मैंने पहले भी फ़ोन किया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। बताइए ना, कब भेजेंगे भैया को मुझे ले जाने के लिए? देख सीता, तुम जानती हो ना भैया के पास बहुत काम रहता है, और वैसे भी तुम्हारी शादी के लिए हमने इतना कर्जा ले रखा है। अभी रोज़ रोज़ छुट्टी करेंगे तो कैसे चुका पाएंगे लाखों का कर्ज। इसलिए इस समय हमारी खर्च करने की बिल्कुल भी हालत नहीं है। तुम्हारे मायके तुम्हें लेने आने का मतलब है
फिर हज़ारों रुपए का खर्च करना, कपड़े, मिठाई, खाने पीने का सामान सब कुछ लेकर आना पड़ेगा। अरे तुम तो समझदार हो, कम से कम फ़ोन करने से पहले एक बार हमारी हालत के बारे में ही सोच लिया होता। अब बार बार तुम्हें मना करने में भी तो हमें बुरा लगता है ना। मैं समझ सकती हूँ भाभी, वो बस मेरी दोनों जिठानियाँ अपने मायके जा रही थी तो मेरे भी मन में आया कि काश 1-2 दिन के लिए मैं भी अपने मायके जा पाती और अपनी पहली तीज अपने परिवार के साथ मना पाती तो कितना अच्छा होता। वैसे भी माँ की ना बहुत दिनों से याद आ रही है। देखो सीता, इतना अच्छा परिवार ढूंढकर तुम्हारी शादी करवाई है हमने। अब इस परिवार में दिल लगाने की कोशिश करो। तुम्हारी सास है, तुम्हारी माँ है और वो ससुराल ही तुम्हारा घर है। अब मायके के बारे में सोचना छोड़ दो। सुख दुख सब ससुराल में बिताओगी तो तुम्हारे लिए और हमारे लिए अच्छा होगा। इतना कहकर सीता की भाभी फ़ोन रख देती है। भाभी के फ़ोन रखने के बाद सीता फूट फूट कर रोने लगती है। काश आज मेरे पापा होते तो मुझे त्योहार पर प्यार से लेने आते। मेरे ससुराल से ज़्यादा ना सही, थोड़ा ही लेकिन अपना प्यार सिंधारा के रूप में भिजवाते ज़रूर। और आज तीज पर अपने घर आने के लिए मुझे भाभी से इजाज़त ना मांगनी पड़ती। मैं सब समझती हूँ भाभी, आप बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं, इसीलिए त्योहार पर भी मुझे मायके आने के लिए नहीं कहा। अब मैं अपनी जेठानियों को कैसे समझाऊं कि मेरा मायका होते हुए भी ना के बराबर है। क्या करूं, शादी होने के बाद भाभी की मर्जी के बिना मायके भी तो नहीं जा सकती। सीता बहुत उदास थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। बेटा, तूने माधुरी को फोन किया था क्या? हाँ माँ, अभी कुछ देर पहले ही मैंने भाभी को फ़ोन किया था। सावन का महीना चल रहा है ना, 1-2 दिन में तीज भी है। वही मैं भाभी से जानना चाह रही थी कि मुझे लेने के लिए भैया को भेजेंगी या नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं जानती हूँ शादी के बाद हर लड़की को सावन का इंतजार होता है, क्योंकि पहला सावन लड़कियां अपने मायके में ही बिताती है। मायके से आने वाली सिंधारे की पोटली का हर लड़की इंतजार करती है। लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मेरे तो हाथ बिल्कुल खाली हो गए हैं। घर की सारी जिम्मेदारी तेरे भाई भाभी के हाथ में है। अब उनकी मर्जी के बिना तो इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता, ये तू जानती है। जब से तेरी शादी हुई है, शादी में हुए खर्च का ताना दे देकर तेरी भाभी ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अब अगर ऐसे में मैं उसे तेरे यहाँ सिंधारा भेजने के लिए कहूँगी तो उल्टा मुझे ही 10 तरह की बातें सुना देगी। इसीलिए डर के मारे मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तेरी सास ने तो ज़रूर तुझे कुछ ना कुछ कहा ही होगा। पूछ रही होगी ना कि तेरे मायके से कुछ आया क्यों नहीं। नहीं मम्मी, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। उन्होंने आज तक कभी भी मुझे लेन देन के बारे में कोई सवाल नहीं किया। उल्टा वो तो हमेशा यही कहती है कि लेन देन में कुछ नहीं रखा, बस रिश्तों को मन से निभाओ, इससे ज़्यादा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी दोनों जिठानियाँ हफ्तों में अपने मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। वो ना बार बार मुझे ताने देती हैं और पूछती हैं मेरे मायके से कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया। बस इसीलिए आज जब मुझसे उनके ताने बर्दाश्त नहीं हुए तो मैंने भाभी को फ़ोन कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मजबूरी नहीं समझती, लेकिन मैं भी क्या करूं मम्मी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है बेटा कि तेरी सासू माँ इतनी अच्छी है कि वो तेरी तकलीफ़ को बिना कहे समझती है। तभी उन्होंने आज तक तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। अरे उन्होंने भी दुनिया देखी है, इतना तो वो भी समझ गई होगी कि बिन बाप की बच्ची को मायके में ना तो वो प्यार मिल सकता है, ना ही सम्मान जो एक पिता देता है। इसीलिए वो तुझे मायके के बारे में ना सोचने के लिए कहती होगी। छोड़ो ना माँ, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। तुम ये सारी बातें सोचकर अपना मन मत दुखाना। मैंने भी अब खुद को समझा लिया है। कोई बात नहीं, अगर मैं हरी चूड़ियाँ या हरी साड़ी नहीं पहनूंगी तो ऐसा तो है नहीं कि सावन की तीज नहीं मनेगी। मैं मम्मी जी को तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बना दूंगी, क्योंकि कल तीज है, वो मुझे पूछेंगी ज़रूर। तुम ना माँ अपने मन पर कोई बोझ मत रखना। मैं फ़ोन रखती हूँ और भाभी से कुछ मत कहना। वैसे भी उन्होंने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं पहले से उसकी कर्जदार हूँ। उनके ऊपर बोझ बनने का वैसे भी मेरा कोई इरादा नहीं है। माँ से बातें करने के बाद सीता ने फ़ोन काट दिया। कहने को तो उसने माँ को समझा दिया था कि मायके ना आने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन सच तो ये था कि उसका मन अंदर ही अंदर दुख रहा था। आंसुओं से तकिया गीला करते हुए वो रात पे बीत जाती है और अगली सुबह वो नहा धोकर तैयार होने के बाद सास के कमरे में पहुंच जाती है। अरे बेटा, आ गई तुम? आओ, तुम्हें कुछ देना था। मुझे क्या देना है मम्मी जी? आओ बेटा, जल्दी से चाय नाश्ता बना दो पहले, फिर उसके बाद इंदु और बिंदु को निकलना भी है। वो दोनों अपने मायके जा रही है ना। हाँ, मैं अभी बना देती हूँ। वो मैं आपको बताने ही वाली थी कि मेरी तबीयत ना आज कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने अपने भैया को मना कर दिया है कि मुझे लेने के लिए ना आए। ऐसे बीमार होकर मायके जाने का मेरा ना बिल्कुल मन नहीं है। बिना बात उनका त्यौहार भी मेरी वजह से ख़राब हो जाएगा। अगर मैं यहीं रुक जाऊँ तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज़ क्यों होगा। ये घर तुम्हारा उतना ही है जितना कि मेरा। यहाँ पर रुकने के लिए तुम्हें मेरी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ देने वाली थी ना। इतना कहकर बबीता जाती है और एक सुंदर से लाल रंग के कपड़े से ढकी शगुन की टोकरी लाकर उसके सामने रख देती है। ये लो बेटा, शादी के बाद ये तुम्हारा पहला सावन है ना, तुम्हारा सिंधारा है। इसमें तुम्हारे लिए शगुन की चूड़ियाँ हैं, साड़ी है, श्रृंगार का पूरा सामान है और मिठाइयाँ भी। खोल कर तो देखो, बताओ तुम्हें पसंद आया कि नहीं। नहीं तो साड़ी में ना चेंज भी करवा सकती हूँ। मम्मी जी, लेकिन ये सिंधारा आया कहाँ से? मेरे भैया तो... मुझे पता है, ये सिंधारा तुम्हारे मायके से नहीं आया। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है छोटी बहू, मैं सब जानती हूँ। कल रात को तुम दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन ली थी मैंने। ये सिंधारा तुम्हारी माँ ने भेजा है। तुम्हारी माँ यानी कि मैं। मेरी भी तो कोई बेटी नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो उसके यहाँ भी मैं सिंधारा भिजवाती ना। तो ये शगुन आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारी वजह से मुझे भी बेटी को शगुन का सिंधारा भिजवाने का सौभाग्य मिल गया। बोलो, इससे अच्छी बात कोई हो सकती है क्या? चलो अब तुम फटाफट से ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या आप ये सब मेरे लिए लेकर आई हैं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने आज तक अपनी सहेलियों को सिंधारा का सामान पसंद ना आने पर सासों से ताने देने के बारे में ही सुना था, लेकिन ऐसी सास तो मैं पहली बार देख रही हूँ जो बहू के घर से शगुन ना आने पर खुद से शगुन ला करते हैं। आज से आप मेरे लिए माँ जैसी नहीं, मेरी माँ हो। अरे भाई, इमोशनल होने में टाइम वेस्ट मत करो। मैंने कहा ना, फटाफट से ये हरी साड़ी, हरी चूड़ी सब पहन कर दिखाओ, और फिर उसके बाद आज तो तुम्हें एक और सरप्राइज देना है मुझे। सास की बात मानकर सीता जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। अरे वाह, हरी साड़ी में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। इंदु, बिंदु, तुम दोनों भी आ जाओ। तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सास बबीता तीनों बहुओं को लेकर बाहर पोर्च में आती है। देखो बेटा इंदु, बिंदु, तुम दोनों तो अपने मायके जा रही हो। वहां पर तुम तीज मनाओगी, मेहंदी लगाओगी, झूला झूलोगी, लेकिन आज से अपनी छोटी बहू के लिए मैं ससुराल में भी ऐसे ही झूला डलवाऊंगी और धूमधाम से तीज मनाने के लिए तैयारी करूंगी। तुम दोनों खुशी खुशी मायके जाओ और मेरी छोटी बहू यहाँ मेरे साथ तीज मनाएगी। क्या बहू? सीता ने देखा कि सासू माँ ने पोर्च में एक सुंदर सा झूला डलवा रखा था। झूला फूलों से सजा हुआ था। वहीं पास में ढेर सारी मेहंदी की कोन रखी हुई थी और पूरा पोर्च सुंदर फूलों से महक रहा था। देखो तो सीता, दरवाजे की घंटी बज रही है। कोई आया है क्या? अभी देखती हूँ। सीता जाकर दरवाजा खोलती है तो पाती है कि सामने एक लड़की खड़ी हुई है। जी, आप कौन? मुझे आंटी जी ने बुलाया है। मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, मेहंदी लगाने के लिए आई हूँ। अरे बेटा पूनम होगी, ले आओ उसे अंदर। मैंने ही बुलवाया है। अब काम वाम छोड़, तू बैठ और आराम से मेहंदी लगवा और झूला झूल। काम आज मैं देख लूंगी। ससुराल में लगे हुए झूला, मेहंदी और तैयारी को देखकर सीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जाकर अपनी सास बबीता को गले लगा लेती है और खुशी खुशी तीज मनाने की तैयारी शुरू कर देती है। देखो बहू, तुम दोनों भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि छोटी बहू के मायके से कोई आने वाला नहीं है, लेकिन तुमने इस बात को उसकी कमज़ोरी बनाकर उसको दिन रात ताने दिए, उसे रुलाया और उसकी तकलीफ़ का मजाक बनाया। कमज़ोर को सताने में कोई बहादुरी नहीं होती। तुम लोग चाहती तो अपनेपन से उसका हाथ थाम सकती थी,
तुम मुझसे बड़ी हो, उसको प्यार दे सकती थी, बड़ी बहन होने का फर्ज निभा सकती थी, लेकिन तुम दोनों को आनंद तो उसे परेशान करने में मिला। सोच कर देखो, क्या ये अच्छी बात है? ईश्वर ना करे कल को तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद अगर तुम्हारे भाई भाभी भी तुम्हें मायके बुलाना बंद कर दे तो कैसा लगेगा तुम्हें? सास की बात सुनकर दोनों जिठानियां बहुत शर्मिंदा थी। वो दोनों जाकर अपनी देवरानी और सास से माफ़ी मांगती हैं और फिर सब लोग मिलजुल कर तीज मनाने लगते हैं।